के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो एज बाय डिजीज़ का आखिरी हिस्सा है, 60 और 100, और फिर उसका एक छोटा सा पार्ट 100 एंड अबव। तो पीछे जितनी भी हमने बातें की हैं वो एक हद तक वो हमने सारी स्टडी आपको बताई कि पैदा होने से पहले, पैदा होने के दौरान, पैदाइश के बाद, 1 साल से 12, 12 साल से 18, 18 साल से 40 और 40 से 60। जो पहला लेक्चर था मेरा जिसमें हमने कहा था कि प्री नेटल, पेरीनेटल, पोस्ट नेटल जो मसाइल हैं वहाँ अगर बुनियाद सही रखी जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी जो बाकी है वो सेहतमंद गुजरेगी। बहरहाल अब हमारे पास तो पेशेंट आएगा, जो आएगा वो तो 60 के बाद आएगा, क्यों उसने हमारे पास रिवर्स होके तो नहीं आना। तो हमने देखना है कि अब 60 के बाद हम उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और ये वो मरहला है जो सबसे मुश्किल मरहला है। एक वो मरहला था जब हमने पैदाइश से पहले, पैदाइश के दौरान और पोस्ट नेटल जो 1 साल की एज का मरहला था वो भी बड़ा मुश्किल मरहला था। वहाँ चीज़ों को समझना वो बहुत मुश्किल था। एक तो हमने उस पर बड़ी सैर असल गुफ्तगू की है कि कैसे बच्चों को सेहतमंद बनाया जाए, पैदाइश उसकी कैसे ठीक हो, कैसे हो, किस तरह वो ज़िंदगी बेहतर गुजार सकता है। उसके बाद फिर एक लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, फिर मैरिटल लाइफ है, वो सारा एक सफ़र हम तय करके आए। और आज हमारे पास जो पेशेंट आएगा वो आपके पास बहुत सारे मसाइल, जिस तरह के बच्चों का इलाज करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए एजेड लोगों का इलाज करना भी दुनिया में सबसे मुश्किल है। और ये एजेड जो लोग हैं ना, इसलिए इतना मुश्किल है कि मैंने देखा है कि औलाद भी साथ छोड़ देती है। वो भी कहते हैं जी बाबा किसी तरीके ना जाए, अब इसके लिए तो बड़ा मुश्किल है, ये रात को जागना, उसको ये करना, मैनेज करना, अस्पतालों में ले जाना, खर्चे करना, और ये इंसान पे बड़ा मुश्किल वक्त होता है। और इस वक्त वो चूँकि ज़िंदगी के सफ़र, बड़ा तवील सफ़र तय करके थका भी होता है, हर लिहाज से उसके सिस्टम वीक हो जाते हैं, सारा कुछ होता है। इसमें हमने पूरा एक चैन बनाया, हम आपको समझाएंगे कि कहाँ से ख़राबियाँ होती हैं, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। और इसमें बड़े बड़े मज़े के भी चीज़ें हैं कि इंसान रिवर्स भी करता है, मतलब एज रिवर्स करती है, उसकी एज आगे चली जाती है। हमने देखा है कि दुनिया में, आप यूरोप में देखें ना, जब 50-60 साल एवरेज एज थी, अब 80-90 साल एवरेज पे लोग ले गए उसको। ठीक है, अमेरिका में इधर लोगों ने बड़ा काम किया है इस पर, और किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से सेहत की इस्लाह की जा सकती है। बहुत सारे तरीके निकले हैं, कोई आर्टिफिशियल ऑर्गन्स निकले हैं, कोई दवाइयाँ निकली हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो एक तवील सफ़र हम भी एक करके आए हैं। हमने जो ज़िंदगी में देखा, परखा, लोगों पे आजमाया, चीज़ें देखी, कौन सी दवाइयाँ काम करती हैं, कौन सी नहीं करती, कहाँ करती हैं। बड़ी एक अच्छी स्ट्रगल है और बड़ा फ्रूटफुल स्ट्रगल की है हमने, और बड़े रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए हैं। और वो मैं ज़रा इस जो पार्ट है हमारा ये, उसको में हम डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह इससे लोगों को फ़ायदा भी पहुँचेगा। और जो मेरा एज वाइज जो लेक्चर है, ये भी दुनिया में एक यूनिक लेक्चर है। इस टॉपिक पे कभी डिस्कस नहीं हुआ। हमने पहली दफ़ा इस पर डिस्कशन की, बजाय कि आप सारी ज़िंदगी के मामलात को 2-2, 3-3 घंटे बैठ के उस पर बातें सुने करें। आप एक स्पेसिफ़िक एरिए पे जाएं और उस पर ये जो हमने मैनेजमेंट उसको ट्रीटमेंट हमने ये जो एज वाइज डिजीज़ का, इस पे मैं बहुत मेहनत है। और ये 40-50 लाख बंदे पे मेरा वर्क है, ये थोड़ा सा काम नहीं है।
40-50 लाख बंदा मैंने देखा है, अंदाज़न का 40 से अबव भी होगा। तो ये थोड़ा सा डाटा नहीं है। लोग कहते हैं ना डॉक्टर अली जो है वो ऐसे ही ना बात सुनता है ना कोई करता है, फ़ौरन स्लिप मारता है अगले के मुंह पे, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे मेरे बरसों का सफ़र है, बड़ी लंबी तवील मसाफत है और बहुत लंबा काम किया हमने। 12-12, 13-13, 14-14, 18-18 घंटे भी मैंने काम किया। तो साइंस बिलीव इस बात पे करती है कि आपकी थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उसको आप ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल्स में लाएं और तब दुनिया उसको मानती है, अदरवाइज़ दुनिया नहीं उसको मानती। तो हमने ना फेसबुक पे रोलर डाला ना कुछ डाला, हम फील्ड में काम करते रहे, हमने काम किया है और वो काम जो है ना वो अब हम लोगों को सामने लेके आ रहे हैं कि ये काम हमने किया, इस तरह किया। लोग कहते हैं, कुछ लोग जो है ना मुझे सिखाते हैं कि केस टेकिंग कैसे की जाती है। उनको ये नहीं पता कि 40 लाख बंदे की तो मैंने केस टेकिंग की ही है ना। और मैं जब से प्रैक्टिस में हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दरवाज़े ही लोगों ने तोड़े हैं अंदर आने के लिए कि इस तक एक्सेस कैसे हो सकती है। तो केस टेकिंग जो है ना, ये जो है ना फेसबुक की है, ये मुझे केस टेकिंग सिखाएंगे जिनके पास 2 मरीज़ भी नहीं है। और मैं नहीं इतनी बड़ी बातें करना चाहता, ये सिर्फ ये अपने ज़ाती केस भी नहीं ठीक कर सकते। जो इनके ज़ाती मसाइल है ना, उसके लिए भी डॉक्टर अली से ही रजू करते हैं, वो भी इनसे नहीं ठीक रखते। जिसकी आप सारा दिन केस टेकिंग करते रहते हैं कि मैं बीमार, खुद बीमार हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, तो उसके लिए तो आपके पास बड़ा टाइम होता है केस टेकिंग का, तो वो भी आपसे नहीं ठीक होते। और इतनी फजूल लोग हैं जिनको जो एहसान फरामोश भी हैं और जो गुस्ताख भी हैं, जो एहसान फरामोश भी हैं और गुस्ताख भी हैं। जहाँ से किसी से बंदा कोई एक लफ्ज़ भी सीखता है, उसकी इज़्ज़त करता है, एहतराम करता है। इनके अंदर ना वो तकरीम है, ना वो इज़्ज़त है, ना ये नमक हराम भी हैं। हो सकता है इन्होंने यहाँ कितना कुछ आके खाया भी हो। तो इनके लिए लफ्ज़ बड़ा मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है कि ये जब ये कहते हैं कि जी उसको क्या पता है, उसको नहीं पता, वो 400 मरीज़ ऐसे ही देख लेता है, 300 मरीज़ ऐसे ही देख लेता है। तो बड़े दुख की बात है। हमारा बड़ा तवील सफ़र है भाई, हमने एक एक बात पे इतनी मेहनत की है। और मेरे साथ कम अज़ कम 30-40 तो कंसल्टेंट है मेरे साथ। ये तो पता ही नहीं ना बैकग्राउंड फिल्म में क्या चल रहा होता है। कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई आर्थोपेडिक सर्जन है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, बहुत सारी एक पूरी टीम होती है आप चीज़ों को। क्योंकि लॉ ऑफ जो हनीमन क्या कहता है कि 2 सिमिलर लॉ है क्या। सिमिलर लॉ ये है कि पहले आप बीमारी को समझें, फिर उसके लिए कोई दवा ढूंढें। दिस इज़ द सिमिलर। सिर्फ मटीरिया मेडिका पढ़ के तो माइंड के 4 सिम्टम याद करके तो आप ये नहीं कह सकते कि जी आप 3 घंटे इनको दे दें और मुझे 1 घंटे दे दें, रिज़ल्ट दोनों का देख लें। मैं एक दफ़ा बखर गया, हमारा लड़का यहाँ काम करता था रियाज, तो वो हम बखर गए उसके क्लिनिक का इफ्तिताह करने। तो रात हम यहाँ से क्लिनिक हमने बंद किया कोई 12-1 बजे। तो हम पूरी कोस्टर हमने कोई 10-12 बंदे ज़्यादा थे, बल्कि पूरी कोस्टर फुल थी। वहाँ हम सुबह पहुँचे कोई 6-7 बजे। तो हमने सोचा चले क्लिनिक का इफ्तिताह करके वापस आ जाएंगे। तो वो मैं जाके देखा तो वहाँ एक बड़ा मेला लगा हुआ लोगों का, कोई 500-600 बंदा वहाँ इकट्ठा हुआ। वो मैंने कहा तूने इतने बंदे इफ्तिताह के लिए? कहते नहीं ये सारे मरीज़ हैं, इनको आपने देखना भी है। सही बात है। तो 9 बजे का इफ्तिताह का टाइम था, मेरे साथ काफ़ी सारे डॉक्टर भी थे। तो हमने शुरू कर दिया देखने क्या हो सकता है। तो कोई मैं 50-60 मरीज़ देख गया कोई घंटे के अंदर 60 एक देख गया होगा, मतलब 1 मिनट में जैसे देखता हूँ, मेरा स्टाइल है। तो वहाँ के कोई बखर के डॉक्टर भी आए हुए थे। उन्होंने कहा जी आप रुकें जी, आपसे हमने बात करनी है। मैं रुक गया, मैंने कहा क्या बात? कहते हैं जी आप क्या ये तो नाम पूछी जा रहे हैं, तो आप एक चीज़ पूछते हैं बस दवाई लिख देते हैं।
तो ये कौन सा तरीका है? मैंने कहा यार इस तरह करो, आप 3-4 डॉक्टर हैं ना, आप इधर बैठ जाओ, आपको 10 सवालों से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है, ठीक है ना? मैं तो चलो 1 पूछता हूँ या 2 पूछता हूँ, आप 10 से ज़्यादा नहीं पूछ सकते। आप 10 सवाल पूछें और फिर दवाई लिखें और फिर ये मरीज़ मेरे पास भेजें। अब वो पूछे तुम्हें ये है, वो कहे नहीं, तुम्हें ये है, वो कहे नहीं, तुम्हें ये है, वो कहे नहीं, तुम्हें ये है, कहे नहीं। अब 10 पे तो मेरे को बस अब स्टॉप हो गया, अब से ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। अब मेरे पास है, मैंने कहा तुम्हें ये, हाँ कहता जी यही है। मैं शाम 4 बजे तक मैंने वो 400-500 मरीज़ फारग कर दिया। वो कहने जी ये क्या? मैंने कहा यार मैं तो कोई 200-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मैं तो इनको जानता ही नहीं, मैं तो पहली दफ़ा इनकी शक्लें मैंने देखी हैं, मैं तो इन बंदों से। वो कहते जी जो आप कहते हैं ये कहते हैं हाँ। वो मैंने उनको कहा कि मैं पूछता वही हूँ जो इनको होता है, मैं वही पूछता हूँ जिनको जो इनको होता है। तो अब एक छोटी सी बात मैं अक्सर उसका जिक्र करता रहता हूँ यार, हमने एक बात हमने कहा जी जिसकी नेक टेढ़ी है वो डिसअपॉइंटेड है, मैंने कई दफ़ा बताया। और यहाँ जितने बंदे बैठे हुए हैं और आपके दोस्त, आपके अजीज़, आप जिसको 30 सेकंड से ज़्यादा एक लुक ही डालनी है ना, यूँ देखना ही है, एक लुक। ये एक मैं एक कुलिया आपको बताता हूँ, इस तरह के हज़ारों सैकड़ों कुलिए, एक नज़र आप देखें और बैठा लें उसको, सारा दिन उसकी हिस्ट्री ले लें, सारा दिन बैठा लें। जो मैंने कहा है ना, नेक टेढ़ी वाला डिसअपॉइंटेड होगा, वो डिसअपॉइंटेड भी होगा। कितनी देर लगती है? आप एक बंदे को समझ ही नहीं है, एक बंदे को समझ नहीं है। एक स्टोर कीपर को अगर आप दे दें कि जी तू डॉक्टर देख, तो कैसे देखेगा? देख सकता है? एक कंप्यूटर ऑपरेटर है या कोई भी ऐसा काम करने वाला, एक मिस्त्री है, मिस्त्री को कहेंगे तू जाके जनाब जो है ना डॉक्टरी कर, तो वो उसको तो 6 महीने लगेंगे एक केस को देखते हुए, तुम्हें क्या होता है लिखता रहे, फिर आखिर रिजल्ट जो है ना वो नहीं ले आएगा। यार दुनिया में एक्सपर्टीज़ हैं, दुनिया में स्किल्स हैं। मेरे दोस्त की ना मिल ख़राब होगी फैसलाबाद में, दुनिया जहान के बंदे आए उसको ठीक करने वाले, वो मिल ना ठीक हो, चले ही ना। उसको किसी ने कहा यार कुछ सियाना एक फलानी जगह रहता है, उसको बुला के ला, वो हो सकता है तुम्हें कुछ बेहतर मशवरा दे। तो वो एक बंदा सियाना आया, उसने बुलाया उसको, वो फिरता रहा, उसने मिल देखी और एक जगह उसने जोर से मारा थोड़ा, तो वो मिल चल पड़ी। तो उसने कहा कितने पैसे? उसने कहा जी 50,000 रुपये। उसने कहा किस बात के, तूने थोड़ा तो एक मारा है? उन्होंने कहा नहीं मैं थोड़ा मैंने मारा सही जगह पे है। तो आप गलत स्ट्राइक करते रहें और इसके पीछे जो हम हिस्ट्री ले रहे हैं या हम जो जिस नतीजे पे पहुंचे, मैंने एक आपको ऑप्शन बताई है ना, एक बंदा बताया कि गर्दन टेढ़ी है, तो इसमें लेते रहे ना 6 घंटे हिस्ट्री लें भाई, वो डिसअपॉइंटेड है। चाहे मेरे पास साइकोलॉजिस्ट, मैंने कई साइकोलॉजिस्ट मेरे पास आए, मैंने कहा यार तुम्हें यही है, उन्होंने कहा नहीं है, मैंने कहा यही है, उन्होंने कहा नहीं है, मैंने कहा यही है, और अल्टीमेटली उन्होंने कहा यही है। तीसरा हम तो बॉडी पोस्चर पे, हम तो उसकी ब्रीदिंग स्टाइल पे, हम तो बेशुमार ऐसी चीज़। वो यार अल्लाह के बंदे मुझे ये बताओ, आप कहते हैं जी 30 मिनट से 90 मिनट तक आप हिस्ट्री लें, बंदा आपके पास एक्यूट कार्डियक फेलियर वाला आ गया, आप उसको 3 घंटे हिस्ट्री लेते रहेंगे उसकी? उसको 30 सेकंड में आपने रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर आपने उसको बचाना है। अगर आपने एक एक्यूरेसी आपके अंदर नहीं है, आपने कंपेटेंसी नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है, आप उसको मार देंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा? तो फिर कम से कम 30 मिनट्स और 90 मिनट के टाइम में आप टेकिंग करें, केस टेकिंग करें। भाई समझने में, बंदे को जब बात समझ आ जाती है तो वो मिनटों में रिजल्ट दे देता है। जब उसको नहीं समझ आती तो उसको सारी ज़िंदगी नहीं आती।
और ये जो नाबल्द है ना, इनको सारी जिंदगी समझ नहीं आई, मेरी बात याद रखें। ये नाबल्द है, ये आसान फरामोश है, इनको सारी जिंदगी नहीं याद आएगा, सारी जिंदगी। और गुस्ताखों को तो बिल्कुल अल्लाह उनकी मदद नहीं करता। अपने मोहसिनों को आप जब अपने आपके अजीज़ हों, जो आपके ज़िंदगी में काम आए हों, उनके बारे में आप ये गुफ्तगू करें कि इनको केस टेकिंग नहीं आती। तो हमने तो 30-32 साल लगाए हैं भाई कि यहाँ तक पहुँचने में, इतना आसान सफ़र नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि एक जेस्चर आपको रास्ता दिखा देता है। एक जेस्चर, एक मैंने कहा ना सिर्फ नेक, एक सिर्फ नेक। मेरे पास टॉन्सिल्स का मरीज़ आए, शुरू में हमारे पास आए टॉन्सिल्स के, देखें कोई 20-25 दवाइयाँ हैं रेपर्टरी में। बेलाडोना दे दो, ब्राटाकाप दे दो, सिलेशिया दे दो, कालीमेर दे दो, फेरामास दे दो, फाइटोलैको दे दो, लेक्सिस दे दो, एलोमेन दे दो। हम सारी ये प्रैक्टिस करते रहे, हम ये सारी प्रैक्टिस करते रहे। फिर जब हमने कहा टॉन्सिल नहीं ठीक होते, जैसे इनसे नहीं होते, हमने कहा टॉन्सिल नहीं ठीक होते, एक छोटी सी टॉन्सिल नहीं ठीक होते, हमने हिस्ट्री लेनी शुरू कर दी पेशेंट की, फोर फादर इधर इधर, फोर फादर तक, दोनों साइड की, दोनों साइड की। मोस्ट कॉमनली ट्यूबरकुलोसिस हमें मिला, हमने ट्यूबरकुलोनियम लगा के दवाई लानी शुरू कर दी, हमारे रिजल्ट अच्छे हो गए। फिर रिजल्ट हमारे रुकने शुरू हो गए, कुछ केस ठीक हो कुछ ना हो। ये हमें आती थी, बेलाडोना भी आती थी, हमें ब्राटाकार का भी पता था, हमें सिलेशिया का भी पता था, हमें एपरसाल्व का भी पता था, हमें फाइटोलैका का भी पता था, हमें लेक्सिस का भी पता था, हमें ब्राटाम्योर का भी पता था, हमें ये सारी कालीम्योर, फेरमफास सारी का हमें पता था। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास मरीज़ नहीं तो ठीक हो रहा। अब ट्यूबर जब ने लगाई तो मैं अगले दिन मरीज़ आया तो उसने कहा जी मुझे फ़र्क है, अगले को लगाई फ़र्क पड़ा, अगले को लगाई, फिर ब्रेक लग गई। 4 को दें, 2 ठीक हों, 2 ना ठीक हों। फिर हमने और काम करना शुरू कर दिया, फिर हमने साइकोसिस को एड्रेस करना शुरू कर दिया, फिर हमने ट्यूबर मेडोरिलम लगा के तो शुरू कर दी दही दवाने। फिर ऐसे था कि वो बच्चे भी रुक गए ठीक होने। फिर जब हिस्ट्री लेनी शुरू की, उसने कहा मेरे तो बाप, इसके बाप को भी जी ट्रांसफर थे। फिर हमने कार्सिनोसिन ऐड कर दी। अब तो हमारे कंसेप्ट बड़े क्लियर हो गए। देखे ना, हमारा कंसेप्ट ही नहीं, हमारी बेसिक हमने सेट की कि टीबी वालों को हो सकता है टॉन्सिल नहीं होते, आपको जो साइकोटिक वालों को टॉन्सिल ठीक नहीं होते, जो आपकी रूटीन की मेडिसिन हैं। अब तो सिर्फ हम टार्च मारते हैं 30 सेकंड की, सिर्फ यूं। पिछले 30-35 सालों ने हमने ये सारा कुछ सीखा है, हमने फोर फादर तक हिस्ट्री ली, फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे। मुझे केस टेकिंग नहीं आती और आपको केस टेकिंग आती है। मेरे पास ENT स्पेशलिस्ट आए, मैंने उनको कहा कि 30% टॉन्सिलाइटिस आपके ट्यूबर, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। वो कई स्पेशलिस्ट इस काम पे लग गए कि जो मरीज आए उसे पूछे तुम्हारे खानदान में टीबी नहीं है, ये RGH में, होली उसमें, आपके पिम्स में। हमने वहां भी डाटा लोगों को, उन्होंने कहा ये कैसे, मैं कहा आप हिस्ट्री लें, और उन्होंने आके कहा यार ये आपने कहां से सीखा है। तो जिन लोगों के इन्फेक्शन नहीं ठीक होते, उनकी फैमिली में इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं। तो इसलिए अब डॉक्टर अली यूँ टार्च मारता है, ट्यूबर देता है, बेल अगर सुर्ख हैं तो बेल ब्राटाकाप देगा, अगर पस पड़ी हुई है तो बीच में बेल निकाल के तो सिलेशिया लगा देगा, एपरसर्व लगा देगा, ठीक है ना, अगर किसिंग है तो एलोमेन लगा देगा। ये अब हम पहुँचे इस नतीजे पे। 1 मिनट में जब हम देखते हैं ना, ये अब पहुँचे हम। इसके साथ 30-40 लाख बंदा मुसलसल देखा है। और साइंस ये कहती है कि जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है, आप बिल्कुल कुछ नहीं है। साइंस जो है वो सच्चाई बिलीव इसीलिए करती है कि दे प्रूव प्रैक्टिकली उसके मुशाहिदे में क्या आता है। तो ये जो हम ये सफ़र आज हमारा 60 साल से ऊपर का सफ़र हम शुरू कर रहे हैं डिजीज़ का, इसके पीछे भी एक लंबी
तगोदो है, बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ी कठिन सफ़र है। हम रुके, लोगों की हड्डियों में दर्द नहीं ठीक हो रहे, हमें क्या नहीं हो रहा, फिर क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, फिर हम यहाँ पहुँचे। लाइन जी, टॉपिक पे आते हैं। सॉरी, मैं असल में इसलिए मैं इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, खुदा गवाह मेरी ज़ात का मामला होता तो मैं शायद ना बोलता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम को डिरेंज करने वाले लोग, ये सिस्टम को डिरेंज करने वाले थे। ये कहते हैं 5-7 हज़ार रुपया लो मरीज से, ये ठग हैं, ठग। 5-7 हज़ार लो मरीज से, क्योंकि इनके पास घेर कूर के 2-4 मरीज आते हैं, वो 10-15 हज़ारों से फंड लिया। ये रोज़े क़यामत मेरा हाथ होगा और आपका गिरबान होगा। ये मेरी बात याद रखें। आपने इंसानियत के साथ जुल्म किया है और आपने लोगों को लूटा है। आपने इस प्रोफेशनली आपने लोगों को ब्लैकमेल किया है। आपने बिल्कुल एक क्राइम किया है। ये क्राइम में आता है कि आप मरीज को चक्कर दे के उसे पैसे बटोर लें। और कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो 10,000 रुपये की आती है, 20,000 रुपये की आती है? भाई कौन सी होम्योपैथी की दवाई है? मुझे बताएं ना, हमें पता है। एक शीशी लो तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होती। तो ये क्राइम है, ये क्राइम हमको नहीं करने दे रहे। ये उनको दुख है, तकलीफ इनको ये है कि उधर जाके 300 रुपये की 1500 की दवाई ले आते हैं लोग और हम उनसे 4-5-10 हज़ार रुपया फंड लेते हैं। ये तकलीफ है। ये तकलीफ नहीं है कि मैं किस केस टेकिंग नहीं जानता, ये तकलीफ है। और ये तो बच्चों आपको तकलीफ होगी, ये तकलीफ होगी, इसलिए कि हमने मरना है, हमने कल जाना है और हम मनो मिट्टी के तले जाना है। और मैं ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मैं लोगों को लूटूं, और हम ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमें पता है कि कोई लूट रहा तो हम उसको भी रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे। ये नहीं है कि कोई कहे कि हम इस तरह लूट लेंगे, बिल्कुल नहीं। ये कंप्यूटर की और ये सारी फेसबुक के ड्रामाबाजियां करके आप लोगों को लूटते हैं, ऐसा हम नहीं करने देंगे, आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे। आप ये सोच लें, आप अपना किबला आप दुरुस्त कर लें। आप किसी अच्छे उस्ताद के पास जाएं। हमने बेशुमार लोग ट्रेंड किए हैं, KPK में, इधर सिंध में, पंजाब में, पिंडी हमारा रिच है होम्योपैथी के लिहाज से। इनसे आके सीखें आप, और बैठे जूते उतार के इनके पास आए और इनको कहें जी हमें भी सिखाएं ये कैसा तरीका है जिससे हम जल्दी मरीज ठीक कर सकते हैं। तब आपका किबला दुरुस्त होगा। खुदा से माफ़ी मांग लें, ये वक्त है आपके पास, वगरना एक वक्त ऐसा आएगा कि खुदा आपको माफ़ भी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इनसे सीखें। पिंडी में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं, इस्लामाबाद में हैं, वाह में हैं, बेशुमार। ये मोरी पूरी पट्टी जो हमारी है, टिल्लो जाके गलगित तक, टिल इधर क्या नाम है, पारा चनार, और ये सारी पट्टी जो है माशाल्लाह बड़ी रिच हो गई है होम्योपैथी के लिए। जाके इनसे सीखें, इनसे सीखें और रिज़्क़ हलाल कमाएं। ये रिज़्क़ हराम है, समझे। और अगर आप मजीद कुछ और बोलेंगे तो फिर मैं डायरेक्ट आऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। मैं लोगों को जाओ इनके क्लिनिक विजिट करो, इनके क्लिनिक पे देखो ये करते क्या हैं। 6-6, 4-4 घंटे की ये हिस्ट्रियाँ लेते हैं और आखिर में कंपाउंड देते हैं। ये हमें पता है। तो फिर वो कंपाउंड से तो फिर थोड़ा बहुत कोई काम चल जाता है ना। ये तो सिंगल रेमेडी प्रैक्टिस तो इतनी आसान नहीं है ना, ये बड़ी मुश्किल है। तो वो ड्रामाबाजी करके पंजे से 4-5-6 हज़ार रुपया ले लेना और उठा के जनाब को कंपाउंड देना। मैं कहता हूँ वो कंपाउंड देने वाले इनसे फिर लाख दर्जे बेहतर है। गो के मेरा कोई बिलीव नहीं है और मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं उसका सख्त क्रेडिट क्यों, और मैं सख्त उसका मुखालफ हूँ कंपाउंड का। लेकिन मैं ये समझता हूँ इनसे वो फिर भी लाख दर्जे बेहतर। वो 10-20 मरीज तो देख लेते हैं ना होम्योपैथी के नाम पे। वो होम्योपैथी के नाम पे कोई 10-20-30 मरीज तो देख लेते हैं। तो आइए जी टॉपिक पे आते हैं। एज फ्रॉम 60 to 100 ईयर्स।
हमारे पास आज जो फ्लोज़म है, सिर्फ वो अमराज दिल की अलामात बहुत कम मिलती हैं, सिर्फ वो अमराज जिनकी अलामात बहुत कम मिलती हैं और इस वजह से आसानी से ठीक नहीं होती, ये वो बीमारियां हैं जिन्हें यकतरफा कहा जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक या दो बड़ी अलामात ज़ाहिर करती हैं और तकरीबन बाकी तमाम अलामात को छुपा लेती हैं। ये बुनियादी तौर पर मुज़मन अमराज से तल्लुक़ रखती हैं। तो वो ये कह रहा है कि बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि जो बड़ी उनमें अंदर क्लैरिटी नहीं होती। दुनिया में सबसे अच्छा तरीका जो है ना मामलात को सुलझाने का, चाहे वो दुनिया का कोई मामला है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो फिज़िकल है, उसके हल का एक ही तरीका है कि आपको कॉज उसका पता हो, कॉजेटिव फैक्टर पता हो और उसके मुताबिक आप उसकी रेमेडी तलाश करें। अगर आपको कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है तो फिर इस पेशेंट को, लेकिन ये जब अनीमन ने ये बात की थी उस वक्त हमारे पास दवाइयाँ भी बहुत कम थी, बड़ी महदूद दवाइयाँ थी। और बड़ी बात है कि इतनी महदूद दवाइयों के बावजूद लोग होम्योपैथी से ठीक होते थे। आज देखें ना हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है मेडिसिन की, बहुत बड़ी रेंज है। और अब अगर हम ये आने वाली नस्लों को हम ये पैगाम दें कि जी हम जो है ना वो इस तरह से ठीक नहीं होता, तो वो आपके जवाब को नहीं मानेंगे। तो इसमें इतनी क्लैरिटी उसने कहा है कि सिर्फ वो अमराज जिनकी अलामात बहुत कम मिलती हैं और इस वजह से आसानी से ठीक नहीं होती, ये वो बीमारियां जिन्हें यकतरफा कहा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ एक या दो बड़ी अलामात ज़ाहिर करती हैं और तकरीबन बाकी तमाम हालात को छुपा लेती। असल में डिजीज़ जो है ना वो अपने आप को कैमोफ्लेज भी करती है। डिजीज़ अपने आप को कैमोफ्लेज करती है। मरीज़ आपको डिट्रैक्ट करता है, जब आपके पास आता है ना आपको कंफ्यूज करता है। पिछले दिनों मुझे बड़ा एक खूबसूरत सा किसी ने लतीफ़ा भेजा। वो कहता है कोई मरीज़ गया डॉक्टर के पास, तो उसने कहा जी कितनी फ़ीस है? उसने कहा जी 2000 रुपये फ़ीस है। तो उसने कहा यार कुछ तो काट कर। उसने कहा नहीं मैं 2000 ही लेता हूँ, मेरी तो फ़ीस ही 2000 है। उसने बताया, वो पूछा कि तुम्हारी बीमारी क्या है, बीमारी तो बताओ ना उस बंदे को। उसने कहा तू फ़ीस कम कर फिर मैं तेनों बीमारी दसता। उसने कहा फ़ीस तो मैं नहीं करनी। उसका फिर लबदार है अब जो 2000 जो देना तो लब तू बीमारी। मरीज़ आपको डिट्रैक्ट करता है, कंफ्यूज करता है डॉक्टर को, और आपने उसको खींच के ना अपने उसमें लाना होता है। वो मेरे पास भी मेरा वो कहानी शुरू कर देगा, मैं लैलपुर से आऊँ, मैं फतेह जंग से आऊँ, फलाना हुआ, ये हुआ। और मैंने कहा यार जो मैं सवाल करता हूँ ना उसका जवाब दे, तेरे में रास्ते के सफ़र के बारे में मेरा कोई सरोकार नहीं है। वो इतनी लंबी छेड़ देगा कहानी, लेकिन आपने बड़े सिलेक्टिव प्रॉपर क्वेश्चन रखने होते हैं ताकि आप उसको इधर उधर ना होने दें। लेकिन वो आपको कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज उसके अंदर बीमारी करती है। बीमारी जो ऐसी होती है वो जो है ना वो उस शख्स की दुश्मन होती है, वो उसकी समझ अक्ल को ट्रैप कर देती है। तो लिहाजा जो यही स्किल है डॉक्टर का कि फिर उसे कैसे वो प्रोवोक करता है, वो कैसे प्रोवोक करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना, आप डिसअपॉइंटेड बंदे से पूछते रहे, वो कहेगा ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन चूंकि मैं उसकी गर्दन मैंने टेढ़ी देखी हुई थी, मैं तो पहले पल्स पे भी हाथ रखता था ना, पल्स पे भी हाथ रख लेता था, तो मैं उसको कहता तुम्हें ये है। अब उसे अंदाज़ा ये होता था कि क्योंकि तो मैं तो उसकी स्नैपशॉट जो होती है ना यूं पोस्चर से, इसको कहते हैं स्नैपशॉट, एकदम यूं तस्वीर ले लेना। स्नैपशॉट का मतलब पता है ना, तो ये स्नैपशॉट है। अब वो क्योंकि मरीज़ को मैं अगर एकदम कहूँ कि जी तुम्हारी गर्दन टेढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर गम है, वो कहेगा ये क्या जी 1 मिनट में इसने कह दिया। मैं पल्स पे हाथ रखता था, लोग पल्स पे बड़ा यकीन रखते हैं कि पुराने यकीन तबीब जो है ना पल्स देख के बता देते कि तुम्हें क्या है। अब मैंने पल्स पे हाथ रखना, मैंने कहा तुम्हें ये है, वो फिर कहता था नहीं नहीं नहीं, चूंकि इसने नब्ज देख लिया है, इसको पता है। ये जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, आप मरीज़ को कैसे कन्वेंस करते हैं,
अब चूंकि हमने तो इतने मरीज देखे हुए, इतने मरीज आते हैं रश, वो मेरे कई दोस्त भी वो कहते हैं मेरे पास जब रेफर भी करते हैं कहते हैं बातें ज़्यादा नहीं करनी, जो पूछता है वही बताना है। तो वो ऑलरेडी कन्वेंस हो के आए होते हैं ना। लेकिन एक नया डॉक्टर है, उससे वो कन्वेंस नहीं होंगे। मतलब एक औरत आती है और यहाँ हरीपुर से ना, तो मैंने उसकी पल्स पे उस लेक्सिस थी, मैंने उसको देखते हुए मैंने कहा ये लेक्सिस है, मैंने हाथ पे रखा, मैंने कहा घबराहट होती है, सेक निकलता है सर से। वो बोली जो मैं कहा सुबह उठती हूँ तकलीफ ज़्यादा होती है, कपड़े टाइट लगते हैं, बटन नहीं बंद कर सकती। साथ उसका खामन बैठा हुआ था, उसने कहा ये डॉक्टर नहीं ये पीर है। मैं पीट पीट के मर गई हूँ कि मुझे ये तकलीफ है, मेरी बात को कोई सुनता नहीं है। तो ये एक टेक्निक है क्लिनिकली कि आप पल्स पे हाथ रखें, आप पोस्चर जज करते हैं, आप चाहे जो स्टाइल जज करते हैं, आपको पता चल गया इसको क्या है, आप पल्स पे हाथ रख रहे हैं। लोग कन्वेंस से सदियों से हकीम जो है ना पल्सों पे हाथ रख रहे हैं। और आज आपका अपना पल्स का जो रेपेटी का चैप्टर खोले ना, आपको अंदाजा हो जाएगा पल्स इतनी चलती है तो ये दवाई है, इतनी चलती है तो ये, बड़ी एक साइंस है ये भी। चलो साइंस को परे करें, आप मरीज को अट्रैक्ट करना है आपने और पल्स पे हाथ रखें। टेक्निक है ना, क्लिनिकली टिप्स है। मरीज को आप जो कहेंगे ना वो कहेंगे तुम्हें ये हो के मान जाएगा, उसे कहेंगे इसने पल्स पे हाथ रखा हुआ। और जब आप ट्रू पिक्चर उसकी बोलते जाएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा कन्वेंस होगा। एक तबका आपका जो है ना वो बहुत मॉडर्न तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, वो कभी भी पल्स पे भी वो यकीन उसका उठ जाता है और वो कहता है कि मेरी क्लिनिकल फाइंडिंग टेस्ट करवाए जाए, लैब टेस्ट करवाए जाए, मुझे है क्या है ना। एक तबका आजकल जो आ रहे हैं लड़के पढ़े लिखे या जो जितने भी हैं, वो आपको अब उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको कहें आपको ये है, मेरी नज़र में ये ऐसा है, लेकिन मैं आपको टेस्ट भी रिक्वायर करता हूँ। अब मैं ज़बान देख के कहता हूँ कोटेड ज़बान है, खोलो मुंह, कितने दिन से बुखार है जी? बुखार उतर नहीं रहा जी, 15 दिन से नहीं उतरा, महीने से नहीं उतरा। हम कुछ भी नहीं देखते, हम सब कहते हैं ज़बान दिखा ज़रा, ज़बान दिखा, ज़बान कोटेड है तो हम कहते हैं टाइफाइड है। मैंने कहा आपको टाइफाइड है, साथ में उसको रेफ़र भी कर देता हूँ फॉर इन्वेस्टिगेशन, टेस्ट करवा लो। वो आता है अगले दिन कहता है जी टेस्ट तो पॉजिटिव है, टाइफाइड है। आपने काम अपना करना है, लेकिन उसको टेस्ट लिख दें, उससे आपकी फाइंडिंग और अच्छी हो जाएगी, आपका एतबार और अच्छा जाएगा। तो ये क्लिनिकल जो चीज़ें हैं जिसको आपने, तो मुझे जब मैं इस तरह से बात चीज़ें बताना शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं जी आप कोई जादू शादू भी जानते हैं? मैंने कहा नहीं। तो फिर आपको कैसे पता? मैंने कहा यार ये प्रैक्टिस से आपको एक साइंस है, मेडिकल साइंस, इस तरह से आपको पता चलता है। यकीन माने कई बंदे कहते हैं आप कोई जादू शादू भी जानते हैं। तो ये क्लिनिकल कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको अगर, और मैं आपको बताऊं एक और बड़ी मज़े की साइंस है ये भी, कि जब आप पल्स पे हाथ रखते हैं ना तो आपका बॉडी टू बॉडी कनेक्शन हो जाता है, माइंड टू माइंड। और बाज़ दफ़ा नहीं पता होता, यकीन माने नहीं पता होता इसको क्या है। अपने जो ही पल्स पे रखा है कम्युनिकेशन बहाल हो गया और वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ये एक प्रैक्टिस है। ये जब आप बार बार करते हैं जो चीज़ें नहीं हो भी आ रही होती हैं। आप एक क्वेश्चन करेंगे, दूसरा करेंगे, मरीज खुलता जाएगा। एक नहीं आया जवाब, दूसरे का नहीं आया, तीसरे का नहीं आया, चौथे पे आप पल्स पे हाथ रखें, आपका मरीज खुल जाएगा। क्यों? एक आपका कॉम्बिनेशन, उसका कम्युनिकेशन बहाल हो जाता है। हम तो आई कांटेक्ट से हम यूं करके भी कम्युनिकेशन बहाल करते हैं, यूं करते हैं और उसकी जो लुक होती है वो, अब मैं इम्पोटेंसी के पेशेंट की मैं लुक यू आई में कांटेक्ट करूंगा ना, मैं उसकी लुक जान जाता हूं, 1 मिनट में मुझे पता चल जाता है। सिटिंग पे जब आके पेशेंट बैठेगी तो अगर वो टुवर्ड्स उधर है तो मैं उसको यूट्राइन प्रॉब्लम मैं पहले ही पकड़ लेता हूँ उसको, और मैं यूं ही रख के उसको, अब तो खैर मैंने पल्स लिखनी में, मुझे उस दिन भी एक बड़ा दिलचस्प, मुझे उसने
एक खातून थी बड़ी पुरानी मेरे पास आती हैं, तो मुझे कह रही है डॉक्टर जी नब्ज़ से मेरी देखो। मैंने कहा मैं नब्ज़ छोड़ दिए देखनी। कहती तुम इस्लामी हो गए हो। मैंने कहा बीबी नहीं इस्लामी तो नहीं हो गया, मैं तो आजकल जो है ना वो चेहरा पढ़ना शुरू कर दिया। तो चूँकि जो पुराने आदि लोग हैं ना उसमें नब्ज़ देखेगा, मैंने कहा नहीं मैं अब नब्ज़ मैंने देख, तो हम फेस कॉन्टेक्ट थे भी हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो ये जो आप सुनते रहेंगे ना, आते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती रहेंगी। ठीक हो गया जी? आए जी टॉपिक पे आते हैं। मुझे कई लोगों ने ये कहा कि यार आप लेक्चर से ना डिट्रैक हो जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। वो मैं कहता हूँ यार मैं इधर उधर निकल जाता तो ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत ही ज़रा मैथमेटिक किस्म का भी लेक्चर जो है ना लोगों को समझ नहीं आती, ऊपर से गुजरा जाती है। यही बात है ना। तो वो चूँकि वो कहते हैं ये तो 2 और 2 4 बता रहा है, 4 और नहीं, जो साइंस है इसमें जो है ना किसी को समझाना दुनिया में सबसे मुश्किल, टीचिंग सबसे मुश्किल काम। जिस तरह से आपने चीज़ों को कंसीव किया इस तरह चीज़ों को डिलीवर करना, अगले के जहन में बैठाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। तो ये हम कोशिश ये करते हैं कि आपको किसी तरीके से जो जिस तरह से हम समझें आपको उस तरह से समझा दें। एट दिस स्टेज वाइटल फोर्स बिकम वीक। ये वो स्टेज है कि यहाँ वाइटल फोर्स कमज़ोर हो जाती है। दिस स्टेज इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब 60 और 100 साल का जो अरसा है ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ आ जाती हैं। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मियाज़म अकर। एक तो कॉम्प्लेक्स डिजीज मियाज़म मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी के गुनाह सवाब सारे आके यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ज़ोर ज़ोर असाब आना शुरू हो जाता है ना। तो इसलिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया है। इट इज़ द रीज़न दैट द ट्रीटमेंट एट दिस एज इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस स्टेजेस। तो यहाँ का जो इलाज है ज़रा कंपेयरली, क्योंकि जो एज है ना 12 और 18 और 40 जो तक बंदे के अंदर स्ट्रेंथ होती है, जो मर्जी दवाई ट्राई करो, जो मर्जी देते रहो, उसके अंदर पावर होती है। यहाँ तो आपने ज़रा सी भी गलती की ना तो बंदा लुढ़क गया। भाई अगर 18-20 साल का बंदा है, आप उसको जो मर्जी दवाई देते हैं नहीं फ़र्क पड़ता तो क्या कुछ भी नहीं होता, समझ जाता है ना। यहाँ तो बंदा हार्ट का मरीज़ है, आपने उसको गलत दवाई दे दी, वो तो लुढ़क गया, रिएक्शन आ गया। तो यहाँ बड़ा संभल के, इसलिए हमने ये थोड़ा सा आपको एहतियात के लिए कि यहाँ थोड़ा सा ना चुकना, फोकस, मतलब यहाँ आपने केस को इजी नहीं लेना, थोड़ा सा कॉन्शियस होके देखने हैं मरीज़। जब भी 60-70 साल 80 साल का बंदा होता है ना, उसको फुली अलर्ट, ये इसलिए हम आपको थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा अलर्ट कर रहे हैं कि आपने इसको इजी नहीं लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट आफ्टर 60 years चेंजेस अकर इन द DNA। 60 साल की उम्र में जब बंदा पहुंचता है, साइकोसिस की लाइफ है। साइकोसिस आपने एक्वायर किया ना तो 30-40 साल सफ़र तय करके वो टिश्यू से शुरू होती है। पहले वो क्या करेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा, वहाँ इन्फेक्शन होगा, वहाँ फिर वो जाएगा नीचे और ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, वो 1-2 साल लगा देगा, ठीक है, 6 महीने लगा देगा, साल लगा देगा, फिर वहाँ से ट्रेवल करके फिर वो सारा जाके मुख्तलिफ आर्गन के अंदर पहुँचेगा, वो 5-7 साल फिर करते करते ये सेल के जो न्यूक्लियस है उसके बाद जो फ्रूट पड़ा होता है उसके जाके अंदर पहुँच जाएगा। इसको 25-30-20 साल लगेंगे। फिर ये मुसलसल जो न्यूक्लियस की वॉल है उसको ये स्ट्राइक मारता रहता है अंदर जाने की, जैसे किले को तोड़ते हैं। किले की जब आप जंग होती है ना
तो फिर किले की दीवार को आखिर जब बंदे सारा रैया फतह करके आ जाते हैं तो फिर बादशाह जो है ना वो किले पे छुपा होता है, बैठा हुआ फौज सारी इधर उधर, तो किले की दीवारें बड़ी मजबूत होती हैं, फिर उसको वो स्ट्राइक करते हैं और जो ही किले की दीवार ब्रेक होगी ना तो बस समझो किला फतह हो गया। तो ये जो दुश्मन है, जो बीमारी है, ये इंसान का दुश्मन है, लाइक दैट। ये बिल्कुल नेचुरल सारे फैमिली में है, ये सारे नेचुरल चीज़ें हैं। जैसे फाइट होती है, जंग होती है, ये भी एक जंग है। तो वो जाके ना आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा में जाके बैठ जाता है। अब वहाँ से फिर वो लगा रहता है कि किसी तरीके से ना मैं डीएनए तक एक्सेस लूँ। फिर वो 25, 30 साल, 40 साल में डीएनए की वॉल को ब्रेक करके तो उसको जो न्यूक्लियस की वॉल को ब्रेक कर डीएनए तक पहुँच जाता है। तो फिर वहाँ जाके इसने जीन्स के अंदर चेंजेस लाने शुरू कर देती है। वो 5 साल लगते हैं, वो 10 साल लगते हैं, वो 2 साल लगते हैं। तो हमने ये कहा कि हमने स्टार्ट ही वहाँ से लिया कि 60 साल हो गए तो उसने ज़िंदगी में पता नहीं किन किन मसाइल से वो गुजरा होगा, किन किन इन्फेक्शन से गुजरा होगा, और आखिर जो है ना वो डीएनए तक उसके मसाइल पहुँच चुके होते हैं। दिस इज़ द डिफरेंट कॉजेटिव फैक्टर फॉर दिस चेंजेस। और इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं इस डीएनए के खराबी के। कहते हैं कि आप बेशुमार फैक्टर्स हैं, कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। दिस वेरिएशन वेरीज पर्सन टू पर्सन। और ये जो है ये हर बंदे की अपनी सर्कमस्टांसेस, उसकी पास्ट हिस्ट्री, उससे करना पड़ता है कि आपने इंडिविजुअलाइज करना है। आपने उसको देखना है कि इसके अंदर कौन सा कॉज आ रहा है, सिफिलिस आ रहा है, साइकोसिस आ रहा है, उसको चोट लगी है, उसके साथ क्या मसला, उसको एड्रेस करना। इट डिपेंड ऑन द पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल टीबी, साइकोसिस, सिफिलिस एंड अदर मियास्मेटिक डिजीजेस ये जाके डीएनए तक एक्सेस लेती हैं। इट्स टेक 40 to 50 years टू रीच द डीएनए। लेकिन जो बच्चा पैदा होगा वो माँ के पेट में इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो डीएनए उसका वहाँ ही करप्ट होकर बाहर आएगा। इसलिए बच्चे माजूर पैदा होते हैं, इसलिए बच्चों के अंदर बहुत से मार मसाइल होते हैं। तो बेसिकली जो ये मैं उस बंदे की बात करूँ जिसने खुद कोई डिजीज़ एक्वायर की, खुद हासिल की, वरासतन लेके आया, तो वो काम तो शुरू से ही काम हो गया। वो बाद दफ़ा साल में हो जाता है, बाद दफ़ा 2 साल में हो जाता है, बाद दफ़ा 3 साल में होता है, और बाद दफ़ा 10 साल, 20 साल, 50 साल में भी हो सकता है। वो उसकी हिस्ट्री पे, इसलिए हमने ये कर दिया कि उसकी पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल टीबी, साइकोसिस एंड अदर मियास्मेटिक डिजीज, इट्स टेक 40 to 50 years टू रीच द डीएनए। देयरफॉर वी एड्रेस दीज कॉजेटिव फैक्टर फॉर द जनरल डिजनरेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसने कहा कि एक तो हम ये कॉजेटिव फैक्टर एंड जनरल डिजनरेटिव कॉजेटिव फैक्टर, मसलन उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके अंदर फास्फोरस की कमी हो जाती है, उसके अंदर कोई ऐसी कमी हो जाती है, तो वो 20 हाथ हमने एड्रेस करना है। और यहाँ जो स्टेज है, यहाँ जो स्टेज आती है, ये मायूसी और नाउमीदी की स्टेज आ जाती है। उसको पता होता है कि अब 10 साल, 20 साल, 50 साल, अब गेम जो है ना ओवर होने वाली है। तो यहाँ बहुत हेल्पफुल जो चीज़ है, बहुत ज़्यादा जो हेल्पफुल चीज़ है इन एवरी कंडीशंस, क्योंकि आपको ना बाद दफ़ा आपके अंदर थ्रिल हो तो आप चीज़ों को अच्छा कोप कर लेते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ी दवाई है जो बहुत ज़्यादा यहाँ रोल प्ले करेगी, वो है ऑरोमेट। ये आपको यहाँ बहुत हेल्पफुल होगी, हर जगह पे, बहुत सारी जगहों पे मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ भी हेल्प करेगी, यहाँ भी करेगी, यहाँ भी करेगी। इसकी पहली निशानी मायूसी है, इसकी पहली निशानी मायूसी है, और इसकी आखिरी निशानी सुसाइड है। तो ये इसको यहाँ आना शुरू हो जाएगा। यार पहले तो देखे जी, अब स्कूल पढ़ रहा हूँ, कॉलेज पढ़ रहा हूँ, अब शादी होगी, फिर शादी होगी, अब बच्चे हो गए, फिर वो एक स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। अब ये कहता है बच्चे भी हो गए, रिटायर भी होगा। जो ही बंदा रिटायर होता है फिर मायूसी का शिकार हो जाता है। ठीक, वो कहते हैं अब खत्म,
स्कूल भी ख़त्म, कॉलेज भी ख़त्म, शादी की अब वो जो जोश था वो भी ख़त्म, बच्चे भी पैदा हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, अब उनकी भी शादियाँ होंगी, अब क्या करूँगा, अब तो वो मौत जो है वो नज़र आ रही है। तो ये मायूसी यहाँ से शुरू हो जाती है। और ये वो स्टेज है कि अब लेटेस्ट रिसर्च चाहिए कि यहाँ ग्रोथ हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं या बहुत ही स्लो हो जाते हैं, जिसने आपकी बॉडी की सारी नशो नुमा करनी होती है। तो मायूसी पहला आंसर है यहाँ पे। तो therefore we address these causative factor with the general degenerative and constitutional remedies। हमारे पास कुछ जनरल और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हैं, जैसे कलकेरिया फास है, जैसे फास्फोरस है, जैसे ओरोमेट है, जैसे लाइकोपोडियम है, जैसे रूटा है, काली फैमिली है, मर्क की फैमिली है, तो वो डिजनरेटिव है। टूट फूट का आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर एक तो खेल है हार्मोन्स का, एंजाइम का, और फिर किसका खेल है, फिर खेल है मिनरल का। बॉडी एंजाइम सिक्रीशंस जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ग्लैंडुलर सिस्टम हमारा, इंडोक्राइन सिस्टम जो है, तो वो सारा खेल है। उसके साथ जो उसकी स्ट्रक्चरिंग है, स्ट्रक्चरिंग की बिल्डिंग है कि ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, मसाला लगता है, वो ये है कि वो फास्फोरस है, वो कैल्शियम है, वो सल्फर है, वो पोटाशियम है, ये सारी उसकी बिल्डिंग का हिस्सा है। तो ये भी डिरेंज हो जाती हैं। फिर हमें कुछ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जैसे जिनका मैं जिक्र करूं, फिर इनका सहारा लेना होता है, फिर मियाज़मेटिक कॉजेटिव फैक्टर का सहारा लेना होता है, तो फिर जाके आप मरीज़ को संभाल पाते हैं। जिसमें हम इसमें जो फोकस है डीएनए पे आपने फोकस करना है। और मेरी बात याद रखें, डीएनए पे फोकस नहीं होगा, उसके बाद एपिथैलेमस है, उसके बाद आपका मेजर ग्लैंड जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पे आप फोकस नहीं करेंगे तो मामला जो है ना ये आप इस एज के लोगों को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए जहाँ से प्रोग्रामिंग आ रही है, प्रोग्रामिंग किससे आ रही है, डीएनए से आ रही है। डीएनए पे फोकस कर, डीएनए क्यों डिस्टर्ब हुआ है, जीन क्यों मोटेशन में है, उसको फोकस करना, उसको उस तक एक्सेस लेना। उस तक ना अल्फा एक्सेस ले सकते हैं, सती मेडिसिन उस तक एक्सेस नहीं लेंगी। उस तक एक्सेस डीप एक्टिंग मेडिसिन है, लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन। तो डीएनए तक एक्सेस किन दवाइयों का है, एक्सरे का है, सोल का है, कार्सिनोसन का है, सिक्रीनम का है, एंथ्रेक्सिनम का है, एपीस्टेरिनम का है, मेडोरिनम का है, सिफलिनियम का है, बेसिलियम का है, ट्यूबरक्लोनियम का है, वारी का है, बेसिलियम टेस्टिस का है, मलेरिया ऑफ है, टाइफाइडिनम है, इकोलाई है, एच परोई है, क्लैमिडिया है, इंट्राकोकस है, क्लसबीला है, स्ट्रेप्टोकोक्सिन है। अब ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है। लेकिन दौरे जदीद में एक और भी हमारे लिए मसला है कि इस स्टेज में कहीं ना कोई कैंसर भी हो चुका होता है, कोई 40 की रेंज में, कोई 50 की रेंज में, उन लोगों को कीमोथेरेपी भी हुई होती है, उनकी रेडिएशन भी होती है। हमने 2 मेडिसिन डाली है जो बहुत कॉमनली, विल्क्सस्टाइनम है जो कीमोथेरेपी की है, कीमोथेरेपी से ये बनती है, या साइक्लोफॉस्फेमाइड है, ये भी कीमोथेरेपी की। तो जिन लोगों को कीमो हुई होती है या कैंसर वायरस के स्टेज होते हैं तो हम उनको ये भी यूज़ करवाते हैं। अब तो और बड़ी अच्छी रेंज आ गई है कि जो भी कीमो लगती है उसकी मेडिसिन भी आ गई है। जो बहुत कॉमन कीमोथेरापीज़ हैं उनकी मेडिसिन इसके अलावा भी आ गई हैं। और अगर आपको, हमारे पास खुद भी मेडिसिन है, जैसे आपके पास है कैडमियम सल्फ, ये कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स को बहुत अच्छा ठीक करती है। आपके पास सोल है, आपके पास रेडियम है, आपके पास एक्सरे है, आपके पास नक्स व मिका है। तो ये ऐसी दवाइयाँ हैं
जो कीमो के असरात को, तो ये भी आपके जहन में होनी चाहिए। तो एलोपैथिक ड्रग्स हैं, वो कैसे? मेरा अगला इंशाल्लाह लेक्चर आ रहा है, हम वो जो हम नई सीरीज शुरू करने लगे हैं वो है सप्रेशन। और उसके 2-3 मेन पार्ट हो गए, इमोशनल सप्रेशन, डिजीज सप्रेशन एंड ड्रग सप्रेशन। हम लोगों को ये बताएंगे कि इमोशनल सप्रेशन से क्या होता है, और डिजीज़ अगर आप ठीक ना कर सकें, उनको दबा दें, तो उससे क्या क्या तमाशे लगते हैं। फिर गलत दवाइयों के इस्तेमाल से क्या क्या तमाशे लगते हैं, इस पे हम, और ये मेरा पहले लेक्चर हो चुका है, मैंने आज से कोई 7-8 साल पहले हमने दिया है, 10 साल पहले, और वो 32-33 घंटे का मेरा ये लेक्चर है। और ये हम इसको रिवाइज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि वो लेक्चर सारा सही अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको करूँगा। तो फिर मैं आपको बताऊँगा टीबी से क्या होता है, फिर टाइफाइड से क्या होता है, डिजीज़ सप्रेशन क्या क्या डिजीज़ सप्रेशन है, हम इन्फेक्शन डिजीज़ सारी करेंगे। फिर हम इमोशनल को करेंगे कि इमोशन सप्रेस होते हैं तो क्या होता है। तो ये मेरा अगला लेक्चर इंशाल्लाह आएगा, इसको भी लोग पसंद करेंगे, और इससे इंशाल्लाह होम्योपैथी को बहुत ग्रो करेगी होम्योपैथी। ये टॉपिक भी हमारा नया है, ये जो नया टॉपिक मैं दे रहा हूँ ना सप्रेशन वाला, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा मुश्किल है। ये भी इस तरह का कोई लेक्चर और पहले, इससे पहले अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी किया कि एक एलोपैथिक डॉक्टर साथ के लिए खड़ा किया, डिजीज़ लोगों को समझाई, हमने लोगों को डिजीज़ समझाई, आई स्पेशलिस्ट बुलाया, स्किन स्पेशलिस्ट बुलाया, ऑर्थोपेडिक सर्जन बुलाया, कार्डियोलॉजिस्ट बुलाया, गायनाकोलॉजिस्ट बुलाया, साइकोलॉजिस्ट बुलाया। तो हमने लोगों को पहले अब हम एक स्पेशली प्योरली होम्योपैथिक टच दे रहे हैं कि ये दबना क्या होता है, दबना, गलत इलाज, सप्रेशन किसको कहते हैं। लफ्ज़ एक सप्रेशन है, और जब हम उस पर निकलेंगे, उस पर बात करेंगे, तो फिर आपको पता लगेगा दुनिया में क्या क्या मसाइल हैं और किस तरह से गलत इलाज से क्या क्या हुआ है। और वो इंशाल्लाह, और वो जब आप पढ़ेंगे तो होम्योपैथी इंशाल्लाह और निखरेगी और एलिब्रेट होगी, इसको और लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, और फिर इनको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द केस टेक, इसको पता है या नहीं पता। मैं बताऊंगा कि जैसे हमने तो देखे, हम बताएंगे कि टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इसकी सप्रेशन से क्या होता है, टीबी की सप्रेशन से क्या होता है, मलेरिया की सप्रेशन से क्या होता है। फिर हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि होम्योपैथी कितनी बड़ी साइंस है, कितनी बड़ी साइंस है। नहीं, पोटेंसी सिलेक्शन पे मैं कम्प्लीमेंट्री या उस पर जो रिलेशनशिप पे एक दोस्त है मेरे साथ जो बैठे होते हैं, ये कुरैशी साहब हैं या बुट्टा या इजाज़ अली, सारे मुझे कहते हैं कि रिलेशनशिप पे एक हम लेक्चर करेंगे कि दवाइयों की जो तालमेल है, एक दूसरे के साथ उनका तल्लक है, पोटेंसी कब कहाँ सेलेक्ट करनी है, ये हम इंशाल्लाह इसको करेंगे कि पोटेंसी का बड़ा रोल है, पोटेंसी का रोल बहुत बड़ा है। और उसको बाद दफ़ा मैं कहता हूँ ना, जैसे हम स्टेफिस हमारे पास है, एसटी लागो है, फ़र्ज़ करें हम मास्टरबेशन में देते ही 30 में है, और यही पोटेंसी हम जो है फेब्राइड ब्लीडिंग में हम देते ही सीएम में। वो पिछले दिनों भी एक केस बड़ा मशहूर हुआ कि मुझे खातून है और हमारी कोई डॉक्टर है वहाँ मुल्तान से, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि जी मेरी बेटी को जो 2018 में भी जो है ना उसको अबॉर्शन हो गया था 6ठे महीने में या 7ठे महीने में, तो इस दफ़ा फिर वो जो है ना उसको वही लेबर पेन शुरू हो गए हैं। तो नूर मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है लेडी डॉक्टर में कि जल्सीम अगर 1 हम देते हैं तो वो डिलीवरी रोक देती है, और जब जल्सीम CM में देते हैं तो वो डिलीवरी करा देती है। तो मैंने उसको कहा कि यार, फ़ौरन ही मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने कहा जी उसको जल्सीम 1 हम दे दें और कल मुझे बता दें। मैं जानता भी नहीं उन डॉक्टर साहिबा को। उसने मुझे सेकंड डे उसने कहा जी वो पेशेंट रुक गए, ठीक हो गया, सेटल होगी पेशेंट। वो हफ्ता 10 दिन गए, उसमें खुशी से वो कोई जो आपको पता है पोस्टर जो लगाते हैं, हमने तो ज़रा वो यूज़ ही नहीं करते फेसबुक वगैरह,
तो उसने कहीं पोस्ट लगा दी कि इस तरह मैंने मेरी बच्ची को 2018 में भी ये हुआ था और अब भी उसके साथ ये वाक़या हुआ। तो डॉक्टर अली से मैंने पूछा, किसी पहले नंबर लिया तो भुट्टा साहब ने नंबर दिया, तो फिर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जल्शियम 1M दे दो। बस इतनी सारी बात सुनी तो उन्होंने कहा जल्शियम 1M दो। अब लोगों ने वहाँ तमाशा नहीं लगा दिया, उन्होंने कहा जी ये जल्शियम कैसे ठीक कर सकती है, ये तो कोई एलोपैथिक दवाई से ठीक हुआ। अब उनको ये नहीं समझ कि 2018 में भी तो एडमिट थी ना वो CMH में, तो वहाँ फिर एलोपैथिक किससे क्यों नहीं ठीक हुई। अब भी वो एडमिट है, सुबह वो डिस्चार्ज हो गया है। आज उस वाक़े को मतलब 20-22 दिन हो गए हैं, अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई। इस टाइम तक उस जल्शियम 1M ने रोकी हुई है। वो मैंने कहा कि ये होगी भी तब हम जल्शियम CM में देंगे तो ये होगी, वगैरह ये होगी भी नहीं। तो इस किस्म के नाबल्द लोग कि होम्योपैथी में ऐसा नहीं हो सकता। किसी और दोस्त हमारा, वो डॉक्टर उस्मान है, उसने कोई डॉक्टर उसके पास बैठा हुआ था, उसने वो दे दी उसको, सांप काटे को उसको पेन हो रहा था, उसने एकिनेशिया उसको दी तो उससे दर्द उसका रुक गया। वो उठा तो उसने पोज लगा दी। अब ये उसके पीछे पड़ गए, वो सांप काटे का तुम्हारे पास तो इलाज ही कोई नहीं। यार आप होम्योपैथ हैं या आज सिस्टम के आप मुखालिफ हैं, आप इस सिस्टम के दुश्मन हैं कि आप कहते हैं होम्योपैथी में इसका इलाज ही कोई नहीं, जल्शियम से ऐसा हो ही नहीं सकता। और भी उसमें बड़ी दवाइयाँ हैं। वो यार नूर मोहम्मद की प्रैक्टिस का आप देखें ना, वो डंडे मारता था लोगों को, लाइन में आओ, डंडे डंडे, यकीन माने उसके हाथ में स्टिक होती थी, जो लाइन करा कर ठक मारता था सर पे, डंडे खा के लोग उससे दवाई करते, उसका एक्सपीरियंस है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार जगह इसको मैंने दिया है, और ये वाकई प्रेगनेंसी डिलीवरी को रोक देती है, और जब आप चाहते हैं तो वो करा देती है। तो आप किसी का, आपको पता ही कुछ नहीं है, आप यूं ही ऐसे, भाई आप होम्योपैथी के खैर ख्वाह हैं या आप होम्योपैथी के दुश्मन हैं। अब जो वो पढ़ेगा, एक लेमैन पढ़ेगा या कोई दूसरा डॉक्टर एलोपैथिक पढ़ेगा, वो कहेंगे यार ये देखें, इनके अंदर से बंदे जो हैं वो कहते हैं ये ऐसा हो नहीं सकता, और ये फॉल क्लेम करते हैं। वो तो ठीक कहते हैं ना, फिर ये अंदर से जो काली भेड़ें हैं आपकी, यही बोलना शुरू हो जाती हैं, और यार नहीं ठीक हुआ, चले नहीं ठीक हुआ, ऐसी तो बात है, ठीक हुआ नहीं ठीक हुआ, तो क्या ये पब्लिसिटी आप होम्योपैथी की करें? झांके जरा अपने गिरेबान। इस सिस्टम से अगर आप रिज़्क खाते हैं, इस सिस्टम से आप अगर रिज़्क खाते हैं, इस सिस्टम से आपके घर का चूल्हा जलता है, तो ये बड़ी बददयांती है, ये बड़ी बददयांती है। जो कुत्ता होता है ना, जिसको हम कहते हैं कुत्ता, जो कुत्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं? कुत्ता। जो कुत्ता या भौंकता है, वो भी जिस मालिक का रिज़्क खाता है उसके लिए भौंकता है। इसका मतलब हम कुत्तों से भी बदतर हैं। जिस सिस्टम से हमारा नाम है, हमारा रिज़्क वाबस्ता है, आप उस सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। वो यार नहीं ठीक होते सारे होम्योपैथी से, कोई होम्योपैथी ने सारे दुनिया को ठीक करने का ठेका तो नहीं उठाया हुआ ना। खुदा का एक निज़ाम है, उसने बंदों को मारना भी है। उस किसी का कोई गुनाह होगा, कुछ उसको सिला मिल रहा होता है, किसी को अपने करतूतों का सिला मिल रहा होता है, वो ठीक नहीं हो रहा होता। वो सिर्फ मेरी और डॉक्टर अली या आप लोगों की जिम्मेदारी में नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने प्रोफेशनल एथिक्स पे रहना है और इल्म जो खुदा ने हमें दिया उसके मुताबिक काम करना। ये कौन सी यार खिदमत है? मुझे बताए ना, कोई खिदमत है ये? आप अपना पॉजिटिव कोई काम है, आप उसको लोगों के सामने लाएं, बजाय आप कहते हैं कि ये तो होम्योपैथी से हो ही नहीं सकता, ना होम्योपैथी से फॉल पेन्स रुक सकते हैं, ना होम्योपैथी से सांप का इलाज हो सकता है। फिर होम्योपैथी से होता क्या है? क्यों इस तरह की बातें करते हैं? और इनका रास्ता आपने रोकना है, इनका रास्ता आपने रोकना है। ये होम्योपैथी से खाते भी हैं और इसके खिलाफ बकवास भी करते हैं। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं सर।
हाँ, ये होम्योपैथी के खाते भी हैं और उसके खिलाफ होते हैं। ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये नमक हराम है, ये इसलिए नमक हराम है। ये एहसान फरामोश है, होम्योपैथी का इन पे एहसान है कि ये अपने आप को साथ डॉक्टर लिखते हैं। ये होम्योपैथी का एहसान है इन पे, और फिर उससे आप पेट पालते हैं यार, उससे आप पेट पालते हैं अपना, उससे तो रिज़्क़ तुम्हारा वाबस्ता है, उस रिज़्क़ का भी तुम उस रिज़्क़ का भी तुम्हें ख्याल नहीं है कि जो सिस्टम तुम्हें रिज़्क़ दे रहा, आप उसके भी खिलाफ बोलते हैं। मेरे खिलाफ बोलना है तो आओ किसी और तरीके से बोलो, जर्सियों के खिलाफ तो ना बोलो ना, इग्नेशिया के खिलाफ तो ना बोलो ना। मुझे मेरी ज़ात, आपको मेरा नाक नहीं अच्छा लगता, मेरे बाल नहीं अच्छे लगते, मेरा नहीं अच्छा लगता, तो आप मेरे खिलाफ बोलो, लेकिन सिस्टम के खिलाफ ना बोलो, सिस्टम के खिलाफ मत बोलो। सिस्टम के कोई खराबियां भी होती हैं सिस्टम के अंदर, भाई खामियां भी होती हैं, आपने उस पर पर्दा डालना है कि गलत कह रहा हूं मैं, आपने उस पर पर्दा डालना है। अब इसमें से एक पॉइजन ग्रुप भी आ जाता है, इसकी भी एक्सेस है डीएनए तक। लेक्सिस है, नाजा है, क्रोटेलिस है, वाइपरा है, बंगारस है, बोथरोब है, कोनियम है, और आपकी आर्सेनिक है, मर्क्स फैमिलीज की काफ़ी सारी रेंज है। उसके बाद फास्फोरस है, कल्केरिया है, सिलेशिया है, ओरम है, कल्केरिया फ्लोर है, कल्केरिया सल्फ है, काली की बड़ी काफ़ी सारी फैमिली है, काली की, काली फास है, काली म्योर है, काली सल्फ है, तो इसकी काफ़ी सारी फैमिली है, तो उसको भी आप देखें। काली साइनाइट है, नेट्रम म्योर है, नेट्रम सल्फ है, नेट्रम कार्ब है, इसकी भी एक फैमिली है काफ़ी सारी, कल्केरिया की फैमिली है। ये सारी डीप एक्टिंग मेडिसिन है। फिर हमारे मेटल्स हैं काफ़ी सारे, जैसे फेरम है, आपका अर्जेंटम फैमिली है, और इस तरह से आपका ओरम फैमिली है। तो ये वो जो मियाज़मेटिक प्लस ये जो बड़े आपके केमिकल्स हैं, जैसे एसिड नाइट्रिक केमिकल है, तो कुछ केमिकल्स से मेडिसिन बनती हैं जिनकी भी एक्सेस जो है ना वो डीएनए तक जाती है। नेक्स्ट जी, Ophthalmos, this organs connect your endocrine system। ये जो है एप्थेलमस है, बेसिकली ये ब्रेन के अंदर का एक वो है पॉट है। दिस ऑर्गन connects your endocrine system with your nervous system. Its main job is to tell your pituitary gland to start और स्टॉप मेकिंग हार्मोन्स। इसका काम यह है कि ये पिट्यूटरी को अलर्ट रखता है और उसको मैसेजिंग देता है और केमिकल रिलीज करता है कि ताकि पिट्यूटरी जो अपना काम, तो डीएनए में खराबी होगी तो एप्थेलमस में भी खराबी आ जाएगी, एप्थेलमस में खराबी आएगी तो पिट्यूटरी में खराबी आ जाएगी। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है जो आगे लेके बाकी थायराइड ग्लैंड को, और आपका जो है उसका रीनल जो ग्लैंड है उसका है, और आपका जो है पैराथायराइड ग्लैंड है, आपके टेस्टिस हैं, आपके ओवरीज हैं, ये सारों को वहाँ से जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इनको स्टिमुलेट करते हैं और वर्क करते हैं। तो हमने शुरू इसलिए सेंटर से शुरू किया, हमने सेंटर से शुरू होकर हम निकले हैं कि खराबी वहाँ होगी तो फिर ये सारा चैन खराब होगा। और इसकी एक्सेस हमने मेडिसिन की आपको दी है कि ये मेडिसिन, इस मेडिसिन को फोकस करना है आपने। मैंने पहले भी कहा है कि वो मेडिसिन जो सती एक्ट करती हैं, सती वो क्या करेंगी, आपको हो सकता है थोड़ा सा वक्ती फ़ायदा दें, लेकिन वो डिजीज़ को सप्रेस कर देंगी, सप्रेस करके कॉम्प्लिकेशन। जैसे आप शेर को मारने निकले हैं ना, तो डंडे से शेर नहीं मारना कि मार खाएगा, डंडे से नहीं खाता। चूहा बिल्ली तो डंडे से मार खाए, शेर नहीं खाता। उसके लिए
LG का कारतूस चाहिए, फुल बुलेट, तो तब मरेगा ना। आपके पास वेपन वो यूज करना है आपने कर क्या रहे हैं, आपने तितर मारना है, आपने टेर मारना है, आपने क्या मारना है, आपने शेर मारना है। ये जो DNA तक एक्सेस है ना जिन बीमारियों की, ये शेर मारने के मुतरदफ है, ये कोबरा मारने के मुतरदफ है। कोबरा को मारना भी इतना आसान नहीं होता, कोबरा को मारना इतना आसान नहीं होता। वो 2 मीटर से आप पे स्पिट करता है, वो शेर जो है गोली से तेजी की तरफ आप पे लपक के आता है। आप फायर मारेगा और फायर मिस होगा तो उसने आपकी गर्दन पकड़ लेनी है। तो कोबरा भी जो है ना, वो भी उसको भी मारना इतना आसान काम नहीं होता। उसको अगर आपने गलत तरीके से हैंडल कर लिया, उसने दूर से स्पिट मार देगा तो आपको पॉइजन आ जाएगा, आपको मिलेगा। तो कोबरा मारने की भी टेक्निक्स होती हैं। आप उसको यूं स्टिक मारेंगे तो वो यूं हो जाएगा, राइट लेफ्ट होगा तो सीधा आपके ऊपर आके मारेगा जंप। यूं आपने मारे ना उसको स्टिक यूं, तो कोबरा ने क्या करना, यूं हो जाना, तो अगला हमला आपके ऊपर होगा उसका। वो इतनी फुर्ती होती है उसकी। कोबरा को जब भी स्टिक से मारते हैं लोग यूं मारते हैं, साइड से मारते हैं। तो मैंने कोबरा एक दिन देखा तो मेरे पास सपेरे भी आते रहते। मैंने कहा यार ये आ जाए तो क्या करे बंदा, हाथ में स्टिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा जब कोबरा सामने आ जाए ना तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि आपने अपनी शर्ट उतारनी है और उसके ऊपर फेंक देनी है, और उसको उसमें उलझ जाएगा, उसको मारेगा दांव, उतनी देर में आप निकल जाए। आपके लिए सेफेस्ट तरीका यही है कोबरे से निकल। तो ये जो डिजीजेस हैं, डिजीजेस को बाज़ दफ़ा गलत छेड़ देना भी खतरनाक है, ये मैं आपको बता दूं। बेहतर है नहीं समझ आ रही, पैसे लेने ना यार, प्लास्पो पे रख लो, पैसे ही लेने हैं ना, इंसान लालची है ना। मैं समझता हूं फिर भी शायद खुदा आपको माफ कर दे, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया गैर दानिस्ता तौर पे, आपको समझ नहीं, आपने गलत ट्राई कर दी, प्लास्पो पे रख लें, अंडर ऑब्जर्वेशन रख लें, फिर बुला लें, फिर बुला लें, फिर बुला लें, बजाय उसके कि जनाब आपने शाम को छेड़ दिया हो तो गले पड़ जाना, आपको पड़ेगा ना। जो इस तरह की डिजीजेज है वो आपके गले पड़ जाएंगी, बजाय लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये क्लिनिकली आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है कि जब आपके पास इस तरह का मरीज आ जाता है जो 70-80 है, तो इसको बड़ा संभल के, ये सारी चीज़ें, ये आपको इस लेक्चर से बहुत सारा फ़ायदा होगा, आपको बिल्कुल समझ के चलना है। आगे चलते हैं। Pituitary is the master glands. This is your endocrine system, master gland. It use information it gets from your brain to tell other gland in your body what to do. ये ग्लैंड आपके बाकी जो जिस्म के ग्लैंड्स हैं उनको बताना है इसने कि तुमने क्या करना है। Growth hormones, it's make many important hormones including growth hormones, prolactin which help breastfeeding, mom makes milk, antidiuretic hormones, ADH। ये हमने पीछे जो हमारा लेक्चर था उन्हें उसमें डिस्कस किया था। हमने दोबारा इसलिए इसको ये डाला है कि आपको ये बात समझ आ जाए कि हमने करना क्या है, आपने चलना कैसे, आपने चलना DNA से, फिर आपने आगे निकलना है। अगर आपने 70-80 साल के 90 साल के बंदे का इलाज करना है तो फिर वहाँ से सफ़र शुरू करना है, आपने इधर से नहीं शुरू कर देना। आगे चलते हैं। ये हमारा जो पिछला लेक्चर है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, पाइनियल ग्लैंड्स, ये बड़ा मज़े का ग्लैंड है। पाइनियल ग्लैंड्स, इट्स मेक अ केमिकल कॉल्ड मेलाटोनिन दैट हेल्प योर बॉडी गेट रेडी टू गो टू स्लीप।
ये ग्लैंड का काम इतना है कि ये आपको सुलाता है, ये जो सिक्रीशन करेगा ना, इसलिए बूढ़ों बंदों की सिक्रीशन जो जब ये ग्लैंड की कम हो जाती है तो उनकी नींद खत्म हो जाती है। अक्सर बूढ़े बंदों को क्या होगा, नींद उड़ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, फंक्शन स्लो हो जाते हैं ना। अब आपकी जितनी मेडिसिन है जो नींद वाली, जैसे सल्फर है, जैसे पैसिफ्लोरा है, जैसे इग्नेशिया है, जैसे सिप्लेनियम है, ये वो दवाइयाँ जो नींद वाली दवाइयाँ, ये सारी किस ग्लैंड को एक्टिवेट करती हैं? पीनियल ग्लैंड्स को। समझ आइए, ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंटिफिक वे है कि क्या खराबी आ गई कि आपको नींद नहीं आती। इसका मतलब है ये पीनियल ग्लैंड जो है ये अपना सिक्रीट करना रिड्यूस कर गया, और ओल्ड एज में आपको ये बहुत मिलेगा। आपको अगर कोई सवाल करता है कि मेरा बाप है उसको नींद नहीं आती, बंदे पढ़े लिखे आते हैं, तो आप उसको जब ये बताएंगे ना, कहेंगे यार मेरे बंदे को बढ़ा लो, ये कमाल। और फिर हमारे पास मेडिसिन का एक ज़ख़ीरा है, सल्फर नींद ले आती है, नक्सवामिका नींद ले आती है, इग्नेशिया नींद ले आती है, सिप्लेनियम नींद ले आती है, पैसिफ्लोरा नींद ले आती है, साइपरपीडियम जो है वो नींद ले आती है, काफिया क्रोडा नींद ले आती है। तो ये ग्लैंड है फोकस करना, इस स्टेज में इस ग्लैंड पे भी फोकस करना है। नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? और बहुत ज़्यादा आप कोई एडवांस किस्म का मरीज आपके पास आते हैं जिसका रिक्वायर कर दें टेस्ट, व्हाट इज द लेवल ऑफ मेलाटोनियम। ये चाह रहे हैं हम, यही चाह रहे हैं कि आप ये समझें, हम यही चाह रहे हैं। और प्रॉपरली जिसको गम होगा, जिसको परेशानी होगी, वो भी इस सिक्रीशन को कम कर देगा। जैसे इग्नेशिया क्या करेगा, भी इसको बेहतर कर देगा। खुशी की वजह से इसकी सिक्रीशन कम हो सकती है तो फिर काफिया देंगे। डिस्ट्रक्टिव डिजनरेशन सिफिलिस करती है, वो इसकी जो सिक्रेशन को रिड्यूस कर देगी, तो सिप्लेनियम भी नींद ले आती है। तो वो पॉजिटिव फैक्टर जो है पेनियल ग्लैंड्स को जो इसके फंक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, उसको हमें एड्रेस करना है। और इस दौर में मोस्ट कॉमन है, हम इग्नेशिया का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसकी सिक्रेशन को बेहतर करता है। और वो अब देखें ना, पॉजिटिव फैक्टर बदल। नींद ना आना एक अलामत है, नींद ना आना एक अलामत है, लेकिन इसके पॉजिटिव फैक्टर में 4-6 जो दवाइयां में, चारों के पॉजिटिव फैक्टर डिफरेंट है ना, डिफरेंट। वो यार आप क्लिनिक खोल लेना, नींद ना आना का क्लिनिक खोल लेना, और 7 दवाइयां हैं ना, उनको एनालिसिस करें, पेनियल ग्लैंड्स को पढ़ें, इसकी सिक्रीशन को पढ़ें और उसके पॉजिटिव फैक्टर को एड्रेस करें। आपके पास दुनिया ऐसे भी आएगा, चलो जी नींद की दवाई तो उससे ले आऊँ। और मेरे कई ऐसे मरीज हैं कि वो कहते हैं वो जो 2-4 पुड़ियाँ खाई, अब मेरी नींद ही ठीक, वो सिक्रीशन को ठीक कर देती हैं। समझ आई? पहले कभी सुना था आपने कि नींद क्यों नहीं आती? सच सच बताएं। तो ये वो है जिम्मेदार जिसकी खराबी की वजह से नींद नहीं आती। चलते हैं जी। अब छोटे बच्चों में साइपरपीडियम जो हमारे पास आते हैं ना, अबनॉर्मल चाइल्ड्स आते हैं, उसमें हमारे पास ये साइपरपीडियम बड़ा अच्छा काम करती है। और अब जो मटीरियल मेडिकल लिखा जाएगा, अब जो रेपर्टरी लिखी जाएगी, वो रीसेट होकर निकल जाएगी, तो वो कहेगा पेनियल ग्लैंड्स की सिक्रेशन की कमी की ये दवाइयाँ हैं। सही है ना? पूरा तो पाइनियल ग्लैंड जो है इसको एड्रेस करें। और ये आपको बूढ़ों में बहुत मिलेगा। जवान को तो आप पत्थर पे लटा दें, कांटों पे लटा दें, जहां आप लटा दें, आप घर वाले ठंडे पानी के छांटे मारते हैं फिर भी नहीं वो उठता, क्योंकि वो सिक्रेशन बड़ी तेज होती है। बूढ़ा का घर में जरा सी खुलक नहीं हुई तो उसने उठ के बैठ जाना होता है। तो हमने इसको एड्रेस करना है।
मैं ही कह रहा हूँ ना कि एक नींद, मैं एक दिन डॉक्टर तारक तो मैं गड्ढे बैठे तो एक बाबा आ जाता था वहाँ गप्पे मारना, तो वो कहता है ओ यार मैं एक तुहानू कुलिया दसा तो तुहाडे मरीज़ों की लैन लग जाएगी। मैं कहा जी दसो। कहता मरीज़ों की नींद ठीक करो राती सो जासी तो घर वाले खुश हसन, अगले दिन तुहाडे कोल ही आसन, मगर ना वो नस जासन, राती जागदा रहा ना फिर तुहाडे देखें कितनी पत्ते की उसने बात की, चूँकि उसने फेस किया होगा ना, उसने फेस किया होगा कि राती बंदा उसका कोई मरीज है, वो उसको सो नहीं रहा होगा, जाग रहा होगा, वो सुबह डॉक्टर ही कहता बदलो तो कहता नींद ठीक करो, नींद, मरीज की नींद कंफर्टेबल होनी चाहिए। अब नींद जो है वो आपकी बहुत सारी दवाइयाँ, हम इसको फिर भी डिस्कस करें, लेकिन मैं यहाँ क्लू ये देना चाह रहा था कि इसको एड्रेस करें ओल्ड एज में। बाकी आपको दवाइयाँ और भी मिलेंगी रेपेटी में, मटीरियल मेडिका में और भी बहुत सारी दवाइयाँ मिलेंगी। हमारे पास तो कॉमन सल्फ़र यूज़ होती है, इग्नेशिया यूज़ होती है, पैसिफ्लोरा यूज़ होती है, सिफलिनियम यूज़ होती है, तो हमारे पास तो ये कसरत से यूज़ होने वाली दवाइयाँ, बहुत क्लिनिक्स में डिफरेंट यूज़ होती हैं। चलें आगे चलते हैं। थायराइड ग्लैंड बॉडी की बड़ी नशोनुमा इसके ज़िम्मे है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया। दिस ग्लैंड मेक्स अ थायराइड हार्मोन्स विच कंट्रोल योर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। इफ दिस ग्लैंड डजंट मेक एनफ टू कंडीशन कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म, एवरीथिंग हैपन मोर स्लोली, योर हार्ट might slow down, you could get constipated, and you might gain weight if makes too much hyperthyroidism. Everything speed up, your heart might race. अब इसकी कमी बेशी जो है वो सिस्टम को स्लो भी कर देती है और फिर रेस तेज कर देती है। तो बाबे जो होते हैं, आपने देखा ना कि रोड क्रॉस करेंगे तो यूँ स्पीड लगी होती है उनकी, यहाँ बिल्कुल स्लो स्लो करेंगे, कुछ फंक्शन तेज़ हो गए, कुछ फंक्शन स्लो हो गए। तो इसको भी एड्रेस करें इस स्टेज में। T3 T4 TSH रिक्वायर करें, कहीं इसमें हाइपो है हाइपर है, उसको एड्रेस करें, ऊपर पेनियल को एड्रेस करें, इसको एड्रेस करें, पिट्यूटरी को एड्रेस करें। देखें कितने मसाइल हल होंगे हमें। मतलब आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि इन चीज़ों पे फोकस करना है। वो कह रहा फंक्शन स्लो हो जाते हैं, कब्ज़ हो जाएगी, मतलब कितनी चीज़ें उसने लिखी हैं। तो आपने, और इससे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं थायराइड्स को स्टिमुलेट करने के लिए, और बिल्कुल लोग ठीक हो जाते हैं। थायराइड अपना जो है उसको क्या कहते हैं, थोरेक्सिन बनाना शुरू कर देता है। बेशुमार मरीज़ हमने ठीक है। इस पे एक्सरे बहुत ज़्यादा हिट आती है, इस पे ट्यूबर, इस पे बेसिलिनियम, इस पे थायरोडीनम, इस पे स्पोंजिया, इस पे आयोडम, इस पे ब्राटाकार, इस पे लाइकोपस, इसमें बड़ी मज़े की दवाई है लाइकोपस। इसके लिए थोड़ी सी जिसकी आंखें उभरी हुई होती हैं ना, हम उसको लाइकोपस देते हैं, यूँ TSH लेवल नीचे आ जाता है। तो आप इसको एड्रेस करेंगे, बाबा ठीक हो जाएगा ना। उसको एड्रेस करें, नींद ठीक हो जाएगी उसकी। तो इस स्टेज में चीज़ों को एड्रेस करना है। Thyroid gland also produce the hormones collection which may contribute to bone strength by helping calcium to be incorporated into bone। और ये ग्लैंड जिसकी सिक्रेशन आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को, अब बंदे को जनाब उसकी बोन डिके हो रही हैं, उसकी बोन डिजनरेट हो रही हैं, उसमें कैरीज आ रहा है, उसमें नेक्रोसिस आ रहा है, उसमें इस किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो एक इसको भी एड्रेस करें, मतलब अगर आपने एक इसका टेस्ट करा के चेक कर लिया तो आपको आप इसको एड्रेस करेंगे, बाबा जी ठीक हो जाएंगे कि नहीं होंगे ठीक।
हो जाएंगे ना। बहुत आती है ना इस उम्र में। खांसते हैं। खांसी में आता हूँ, अभी मैंने रखा हुआ लंग्स पे आ रहा हूँ। खांसी, नींद, ये बच्चों को डिस्टर्ब करती है ना। बाबा रात को खांसता है, सोने नहीं देता सोता नहीं है, उठ के फिरता रहता है, दरवाजे चेक करता रहता है। हैं? खंग नहीं रहने लगी, फिक्र ना करो, खंग पे आ रहा हूँ मैं तो ये दवाइयाँ हैं। मतलब मेरा कहने का, हमने कौन से एरिया को फोकस करना है। और ये डिजीज़ पहले भी आ सकती है, ये नहीं कि यहाँ ही आएगी, लेकिन यहाँ चेक करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बोन डिजनरेट हो रही है, मसल स्किन डिजनरेट हो रहे हैं, इसको चेक करना बड़ा ज़रूरी है। और ये देखें ना, उसने आपको बताया कि ये कम होगा या ज़्यादा होगा तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है जी, आगे। Parathyroids. This is a set of 4 small glands behind your thyroid. They play the role in bone health. The gland control your level of calcium and phosphorus. पैराथायराइड का शॉर्टकोड भी आया हुआ है। और ये जितनी ग्लैंडुलर सिक्रीशन को कंट्रोल करने में, शुरू में मैं मेडिसिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमने आपको दवाइयाँ, बल्कि नीचे और भी मैं डाल देता हूँ। तो हमने ये दवाइयाँ डाली हैं, कैसे कंट्रोल करना है इसको। पैराथायराइड ग्लैंड का बड़ा रोल है, आपकी कैल्शियम लेवल ड्रेनेज हो जाएगा, वो ऊपर जा रहा होगा, कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट, पैराथायराइड सार्कोड्स है, बड़ा अच्छा काम करता है ये। इसके लिए आपका के लिए कार्ब है, इसके लिए आयोडम है, इसके लिए स्पॉन्जिया है। और एक हम ग्लैंडुलर दवाइयों की हमने लिस्ट एक नीचे डाली हुई है, वो आपको बताते हैं। इसके अलावा चलें जी, आगे चलें। लिस्ट एक नीचे डाली हुई है। चलें जी, असल में टाइम थोड़ा था, मैंने कहा लेक्चर आप कर लेते हैं, दवाइयाँ मैं साथ साथ फिर बोलता रहूँगा। तो मैं आके इधर ही बनाया लेक्चर, तो वो टाइम बड़ा शॉर्ट था। हमने कहा कि हम टॉपिक रख लेते हैं और फिर साथ साथ उसको एड्रेस करते हैं। ये थाइमस है, दिस मेक्स वाइट ब्लड सेल। ये ग्लैंड जो है ना, एज में नहीं आता, चूँकि ग्लैंड सारे थे तो हमने डिस्कस करिए। ये जो प्यूबर्टी एज में ये इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, ये ओल्ड एज में वर्क नहीं करता ये जो ग्लैंड है। लेकिन हम थोड़ा सा इसका भी आपको बता दें कि ताकि ये ना कहें कि ये ग्लैंड को मिस कर गया, लेकिन इसका फंक्शन ये ओल्ड एज में कोई नहीं है। दिस ग्लैंड मेक्स वाइट ब्लड सेल कॉल्ड टी lymphocyte that fights infection and crucial or a child immune system develop the thymus start to the shrink after the puberty age। ये puberty age में shrink हो जाता है, बाबों में नहीं ये मिलता। लिहाजा किसी को गलत रिक्वायर ना कर देंगे आपका थाइमस ख़राब है बाय मिस्टेक, ये बच्चों में होता है। और इसलिए कि इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट कराने में जो आपकी जो है ना लिम्फोसाइट, ये जो है इसको ये स्टिमुलेट करता है और इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट चलते हैं।